औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज के प्रोग्राम में सियासी शतरंज का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में मैं ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह को अब 4 दिन बाकी हैं। आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह को भी 4 दिन बाकी हैं और इतने साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस हैं। मैं आज ये बात बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम सियासी, मुआशी और मुआशरती तौर पर एक तारीख साज दौर से गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, मेरे अल्फाज हैं, हम एक तारीख साज दौर से गुजर रहे हैं। तारीख गवाह है कि ऐसे हालात पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ निगरां सेटअप की बात करें तो तारीख गवाह है कि हमेशा अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के साथ 3-3 नाम आते थे और 6 नामों के ऊपर बात होती थी, फिर एक नाम का चुनाव होता था। कभी भी तारीख में इस तरह निगरां वजीर आजम का नाम और सेटअप का नाम सीग़े राज में नहीं रखा गया। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में कभी 13 जमातों का इत्तेहाद नहीं हुआ। इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि ये एक अनोखा गुलदस्ता है जो पहले न कभी बना न ही कभी बनेगा। तारीख गवाह है कि कभी पाकिस्तान के सिटिंग वजीर आजम को अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस के मोशन से घर नहीं भेजा गया। तारीख गवाह है कि कभी निगरां सेटअप 6 माह से जायद नहीं चला है और अब लग ये रहा है कि मजीद 7-8 माह उनको दरकार हो सकते हैं इंतखाबात के लिए। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसने 44-45 एयरलाइंस को सिखाया कि काम कैसे करना है, आज उसने 112 अरब रुपए का लॉस बुक किया है। तारीख गवाह है कि हमारे मुल्क में जो खसारे हैं मुआशी तौर पर, तारीख में कभी बिजली इतनी महंगी नहीं हुई, तारीख में कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, तारीख में कभी डॉलर 300 के करीब नहीं गया, तारीख में कभी महंगाई इतनी ऊंची नहीं गई, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर पाकिस्तानी जो पैदा होता है उसके सर पे 2 लाख का कर्जा होता है। मुआशरती तौर पर सोसाइटी की बात करें तो तारीख में कभी ऐसा डेटा भी सामने नहीं आया कि पाकिस्तान में 5 लाख से जायद बच्चों के साथ ज्यादती हर साल होती है, लेकिन इस साल ये डेटा भी सामने आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आज तारीखी तौर पर एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये हिस्टोरिक टाइम्स हैं, ऐसे टाइम्स पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखे, चाहे हम सियासत की बात करें, मईशत की बात करें, मुआशरे की बात करें। तारीख गवाह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने वालिद मोहतरम से कोई गुजारिश नहीं की, लेकिन आखिरी दिन पे उन्होंने गुजारिश कर दी कि मेरे लिए और मरियम नवाज के लिए सियासत आसान कर दें। तारीख में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं ये हालात, और इन हालात के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि अब तो हम 76 साल के होने वाले हैं। क्या अगले 76 साल भी ऐसे ही होंगे? क्या हमारे हालात बदलेंगे? क्योंकि तारीख इस बात की भी गवाह है कि आज वजीर आजम पाकिस्तान, जब कुछ 2 दिन के लिए और वजीर आजम रहेंगे, जब तक निगरां वजीर आजम आए, उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को तरक्की पजीर कहना भी एक तारीखी जुमला है। यकीनन तारीख के ऊपर आज नज़र डालेंगे, सियासी हालात के ऊपर नज़र डालेंगे, निगरां सेटअप को तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि निगरां सेटअप में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मेरी नज़र में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में जब रात होती है तो लंदन में दिन होता है, लंदन में दिन होता है तो पाकिस्तान में रात होती है, और शहबाज शरीफ साहब को हर चीज़ पूछनी पड़ती है नवाज शरीफ साहब से। और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक और तारीखी स्टेटमेंट भी दे दिया है कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे सितंबर में। तो क्या इसका मतलब है कि सितंबर में जो बड़ी तब्दीली होने वाली है उसका इंतजार किया जा रहा है और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए? यही वो सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, सियासी तज्ज़ियाकार के साथ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, 2013 से मेंबर नेशनल असेंबली हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। बट बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन विद यू, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हमारी टीम ने एक निगरां सेटअप के ऊपर रिपोर्ट तैयार की है कि हो क्या रहा है, तारीख साज मामला है क्या। रिपोर्ट देखिए। जिसके सर सजेगा निगरां वजीर आजम का ताज, नाम अब तक फाइनल ना हो सका। निगरां वजीर आजम के मामले पर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी आज बतौर निगरां वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो गया। सादिक संजरानी का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तरफ से तजवीज किया गया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी के करीबी रिश्तेदार जलील अब्बास जिलानी का नाम भी पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज किया गया था। जराये के मुताबिक जलील अब्बास
अब्बास जिलानी मुख्तदर हलकों के भी फेवरेट हैं। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर अब तक कई नाम मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिनमें साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, खलील रमदे और साबिक गवर्नर सिंध मियां मोहम्मद सूमरो भी मजबूत उम्मीदवार शुमार किए जा रहे हैं, जबकि MQM की जानिब से कामरान चिसौरी का नाम भी तजवीज़ किया गया है। हफीज शेख जो कि IMF और दीगर मालियाती इदारों में मजबूत हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तजर्बा भी रखते हैं, एक मजबूत उम्मीदवार के सूरत में सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म किसी नाम पर मुत्तफिक न हो सके तो ये मामला एक पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा जो 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी के सामने 2 नाम वज़ीर आज़म जबकि 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेंगे। कमेटी के पास इस मामले पर फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। अगर ये कमेटी 3 दिन तक फैसला न कर सके तो फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जिसको 2 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करना होगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजा रियाज जो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, तो इस वक्त 2 नून लीग के एक सरबराह हैं, एक रहनुमा हैं, मिलकर फैसला कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। क्या ये खुला तजाद नहीं, और क्या वजह है कि इतना टाइम लग रहा है और सीगा राज में रखा जा रहा है तमाम तो डिस्कशन, किसी को मालूम ना चले, कहीं नोट और लॉबी की ताकत का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये असम्बलियाँ की मुद्दत जो है वो तवील कर दी जाएगी, उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 3 महीने कर दिए जाएंगे, 6 महीने कर दिए जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की और तहलील कर दी गई। और ये 2008 से जो तसलसल है जमहूरियत का वो अपने पूरी उससे जमहूरी सफ़र कर रहा है। और पहली मर्तबा जैसे आपने अपने स्टार्ट में कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी एक हिस्ट्री बनी। फर्स्ट टाइम हमने एक तारीख को बनते हुए देखा कि किस तरीके से ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में और अपोजिशन जो है ट्रेजरी बेंचेस में तब्दील होती है। और पहले कहा गया कि ये जो अलायंस है ये शायद 1 माह भी ना पूरा कर सके, 2 माह ना कर सके, 3 माह, लेकिन जो मुकर्ररा मुद्दत थी आईनी तौर पर असम्बलियों ने अपनी पूरी की। और पहली मर्तबा आपने देखा कि असम्बली ने, पार्लिमान ने अपनी ताकत को, सुपरमेसी को मनवाया। और कई ऐसा भी सुना गया कि जी अब जो है कल कोर्ट आर्डर आ जाएगा और असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तहलील कर दिया जाएगा, लेकिन और कोर्ट ऑफ कंडेम लगेगा, लेकिन इस तरीके का भी जो है वो वाक़या नहीं हुआ। और पार्लिमान ने अपनी सुपरमेसी, पार्लिमान ने मुत्तहिद होकर तमाम अरकान ने असम्बली की सुपरमेसी को, पार्लिमान की सुपरमेसी को बरकरार रखा। मैडम मेरे सवाल पे आ जाएं प्लीज। अच्छा, मैं आ रही हूँ आपके सवाल के ऊपर। अब आया केयर टेकर सिस्टम पे। देखिए, हर चीज़ आइन के अंदर मौजूद है। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो और तमाम हुकूमत में शामिल जमातें जिसे PDM कहा गया जाता है, वो सब के सब जो है मुशावरत के अंदर शामिल हैं। और उसके बाद एक कमेटी, आपने अभी खुद अर्ज़ किया कि कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर जाएगा अगर ये लोग तय नहीं कर पाते, और फिर जो है इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का अनाउंस कर देगी। और लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जितनी कॉन्फिडेंशियल होती है उतनी सीक्रेसी होती है, और सहाफ़ी जो है उस खबर की खोज में रहते हैं। और आज मीडिया की सबसे बड़ी, हर मीडिया की एक ही खबर है कि जी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ा दिलचस्प मरहला है, और नाम भी आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात। शायद मैडम आप बता दें कौन होगा। देखिए, वो जो ऑफिशियल तरीका है अगर उसी तरीके से आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हर एक अगर डिस्क्लोज करने लगे तो फिर उस जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की बात है कि उनकी मुशावरत के साथ आएगा। उसके बाद जो है रही कि कमेटी का भी है और उसके बाद ECP का भी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ तक नहीं जाना होगा, और बहुत जल्द जो है आपको हुकूमत इसका अनाउंस कर देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। शाहिदा साहब, जब भी इलेक्शन आता है तो यकीनन कानून और आइन के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर पाबंदी लगा दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस वफाक में उन्होंने लगा दी है, लेकिन आज MQM ने सिंध हाई कोर्ट से अपील की हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 140 महकमों में भर्तियां कर रही थी, जिसको रुकवा दिया गया है, और 30 अगस्त को जवाब तलब किया है सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से। क्या ये दुरुस्त अमल है कि इलेक्शन से पहले अपने बंदों की ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दो ताकि इलेक्शन में आसानी हो, काउंटिंग में यहाँ वहाँ हेरा फेरी करने में? मैडम
دیکھیں جی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے اندر کسی کے اگر کیئر ٹیکر سسٹم آتا ہے تو وہ اسی لیے آتا ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں. اور پیپلز پارٹی کی اس میں نہ کوئی بدنیتی، اس میں جو آپ نے کہا کہ جابس پہ پابندی، یہ جابس پہلے سے آئی ہوئی تھی، ان کا پروسیس چل رہا تھا، ان کے درخواستیں جمع کی گئیں 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے پرانا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہیں، دین ان کا انٹرویو، جو بھی طریقہ ہے وہ سارا چل رہا تھا. اب وہ اس کو روکا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کورٹ کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کوئی الیکشن کی تیاری نہیں تھی. تمام جو محکموں میں اسامیاں خالی ہوتی ہیں، ٹھیک. ان محکموں نے اخبارات کے تھرو جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا، لوگوں نے اپلائی کیا تھا. ایسے موقع پہ روکنا میں سمجھتی ہوں کہ اسامیوں کو فل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تاریخ میں پہلی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے والد محترم سے فلور آف دا ہاؤس پہ اپیل کی کہ میرے لیے سیاست کو آسان کر دیں. کیا آپ کو یہ بات حیرت انگیز لگی شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ دیکھیں، انہوں نے والد صاحب سے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں بزرگ سیاستدانوں سے کہتا ہوں. نہیں میڈم، آئی تھنک آپ نے مس کر دیا ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کا نام لیا ہے. زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈون کے اندر یہ ہیڈ میں چھپی ہوئی تھی. پالیٹیشین، سینئر پالیٹیشینس ہیں، رائٹ، سینئر پالیٹیشینس ہیں، اور انہوں نے ان سے یہی کہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ظاہر ہے بلاول بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، مریم نواز صاحبہ ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں. تو جس طرح اس وقت پالیٹکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، سیاست میں جو بحران ہیں، ان سیاسی بحرانوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بزرگ پالیٹیشین جو تجربہ کار ہیں ان سے کہا جائے کہ اس وقت جو انارکی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. انہوں نے کوشش کی ہے. اگر صدر آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب اس میں کردار ادا نہ کرتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش نہ ہوتا، اور یہ جو آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ نہ ہوتی، اور ملک میں جو معاشی بحران آپ نے دیکھا کہ نہ صرف معاشی بحران، پاکستان عالمی سطح پہ اپنی ناکام فارن پالیسی کی وجہ سے تنہا رہ گیا تھا، ملک میں ایک سیاسی بحران کریٹ ہو گیا تھا. جس طریقے سے سائفر کا بہانہ بنا کے فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا، پھر معاشی پالیسی کو کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس وقت جب آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے معاہدے کر کے لون لے چکے تھے، اور یہ آپ کی شرائط میں شامل تھا کہ آپ پرائسز جو ہیں وہ کم نہیں کریں گے اور بلکہ انہیں بڑھانا تھا، تو آپ نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کو نہ صرف بڑھایا بلکہ جاتے جاتے آپ نے خود یہ کہا کہ ہم نے جو ہے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے اس کو سری لنکا جیسے مسائل کا سامنا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ کہ سائفر کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا ایک امریکی جریدے نے. مجھے یہ بتائیے، آخری سوال ہے آپ سے، وقت کم ہے اور جلدی سے بتائیے گا بریفلی. وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، واقعی ایسا میں ہے؟ آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان جو ہے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے، اور پاکستان کو جس طریقے کے سیاسی اور معاشی اور ان تمام بحرانوں کا سامنا ہے، اور اس میں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی اکابرین نے جو جدوجہد کی اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے، اس ملک کو سیاسی بحران سے بچانے کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک تاریخی کردار ہے. میں بس میڈم یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ اگر ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں تو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہمارا بجٹری خسارہ کیوں ہے؟ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہمارا تجارتی خسارہ کیوں ہے؟ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر کیوں ہے؟ بجلی کیوں ہے؟ پیٹرول کیوں ہے؟ 600 سی سی گاڑی 30 لاکھ روپے کی کیوں گئی؟ بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. لیکن یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ جس تاریخی دور سے ہم گزر رہے ہیں، پاکستان کے 76 سالوں میں یہ دور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آئین کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے پچھلے 50 سالوں میں آئین کے ساتھ ہم نے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی کا موقف ہم نے جانا تاریخ کے اوپر، نون لیگ کا موقف جانیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.